चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कोएक्सियल लाइन। क्लियर? कोएक्सियल केबल कैसी होती है? कोएक्सियल केबल होती है एक आपकी आउटर कंडक्टर होता है, आउटर बॉडी होती है, उसके नीचे एक इनर कंडक्टर होता है। क्लियर? कोएक्सियल केबल को हमने z एक्सिस पर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। क्लियर? दिस इज कोएक्सियल केबल और यहाँ से हम देख रहे हैं इसका टॉप व्यू। क्लियर? इसका हम यहाँ से टॉप व्यू देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मान लेते हैं कि जो अंदर वाले कंडक्टर है, जो अंदर वाला सरफेस है, उससे करंट जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। क्लियर? तो अंदर वाले कंडक्टर अगर आपका z एक्सिस पर कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, क्लियर, तो ये रही आपकी बेसिकली कोएक्सियल केबल। तो अंदर वाले कंडक्टर की से अगर करंट बाहर की तरफ जा रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस a कैप z डायरेक्शन होगी, और अगर बाहर वाले कंडक्टर से अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस a कैप z। क्लियर? तो सबसे पहले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। सेकंड, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अंदर वाले कंडक्टर की रेडियस मैंने a मान ली, बाहर वाले कंडक्टर की जो सरफेस है, जो रेडियस है, वो हमने मान ली b, और जो बाहर वाला कंडक्टर है उसकी जो थिकनेस है वो t है। तो इसका मतलब है कि जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का आप लोगे वो हो जाएगा b प्लस टी। पूरा जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लोगे तो ये कितना हो जाएगा? b प्लस टी। आपको कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ स्पेशल केसेस में। सबसे पहले केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहीं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ये जो रेड डॉट लगाया, ये रेड डॉट कहाँ पर है? ये रेड डॉट कुछ इस बात को डिनोट कर रहा है। मैंने यहाँ पर एक मान ली सरफेस, एक और स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर ली, इसकी रेडियस रख दी मैंने रो। इसकी रेडियस कितनी रख दी हमने? रो। तो हमको जो कैलकुलेट करना है बेसिकली वो कैलकुलेट करना है कि अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू पर हो और a से छोटी वैल्यू पर हो, क्लियर, इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? क्लियर? चलिए इसी केस से चालू करते हैं सबसे पहले। तो चलिए पहले 4 केसेस देख लेते हैं। जो सेकंड केस आपको कैलकुलेट करना है वो आप कहीं इसके बाहर हैं, मतलब आपकी वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है, यानी कि आप कहीं इस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। जो थर्ड केस देखना है वो वैल्यू है आपकी, कहीं आपकी जो रेडियस है वो b से बड़ी है और b प्लस t से छोटी है। क्लियर? यानी कि आप कहीं इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। जो चौथा केस है उसमें आपकी वैल्यू b प्लस टी से भी बड़ी है, ग्रेटर देन b प्लस टी, मतलब आप इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए चारों केसेस को अपन बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके निकालते हैं। पहला केस अपन ले लेते हैं कि अगर हमारी वैल्यू जो रो रेडियस है, मैं इस पॉइंट पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, जहाँ पर जो मेरी रेडियस है मैं a से बड़ी वैल्यू पर हूँ और 0 से बड़ी वैल्यू पर हूँ और a से छोटी वैल्यू पर हूँ। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊँ तो एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ h डॉट डी एल इज इक्वल्स टू i। क्लियर? तो सबसे पहले हम h डॉट डी एल कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखें कि आपकी सरफेस, आप कुछ इस फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो h की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? फाई डायरेक्शन, और डिफरेंशियल लेंथ भी किस डायरेक्शन में होगी? फाई डायरेक्शन में। तो h जो कांस्टेंट होगा उसको ले लिया मैंने फाई, और फाई डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल लेंथ होती है वो हो जाएगी आपकी रो डी फाई इज इक्वल्स टू, करंट को मैं लिखना चाहता हूँ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट डी एस। क्लियर? रो कांस्टेंट है, रो तो हमारी रेडियस है, इस रो को मैं बाहर ले लेता हूँ, और डी फाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है? फाई जाता है हमारा 0 से लेके 2 पाई तक। तो एच फाई को मैंने बाहर लिया, रो इंटू 2 पाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ j करंट अपॉन एरिया डॉट ds। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट अपॉन एरिया। क्लियर?
करंट तो मैंने ऐसा बोल दिया कि जो अंदर वाला कंडक्टर है उससे करंट जो है वो बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो पूरा का पूरा जो करंट हो जाएगा वो तो हो जाएगा आई। और आई किस डायरेक्शन में है? आई बाहर की डायरेक्शन में, यानी कि प्लस ए कैप जेड डायरेक्शन में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, डायरेक्शन भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, ए कैप जेड। और एरिया, अच्छा टोटल एरिया कितना है इसका? टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का सरकमफेरेंस, तो पाई ए स्क्वायर आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। और डिफरेंशियल सरफेस आपको लिखनी है ए कैप जेड डायरेक्शन में। तो अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा जो डिफरेंशियल सरफेस आपको लिखनी है ए कैप जेड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू है रो डी फाई। क्लियर? तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ रो हो जाएगा आपका रो स्क्वायर बाई 2, और डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई और 0 से लेके 2 पाई। क्लियर? तो जैसे ही आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 पाई। क्लियर? और यहाँ पर भी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट रो है, तो इसलिए मैंने अपर लिमिट डाली नहीं है, क्योंकि हमने रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कितनी मान रखी है? रो। तो यहाँ पर सिंपली रो स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। क्लियर? चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, और इक्वल टू किधर चल रहा है आपका एच फाई रो इंटू 2 पाई। क्लियर? आप देख सकते हैं इस रो से मैं एक ये रो भी कैंसिल कर सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ से मुझे एच फाई की कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। एच फाई विल बी आई रो अपॉन ए स्क्वायर, आई रो अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? ये रहा आई, ये रहा रो, ये रहा ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 2 पाई, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप फाई। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब आपकी रेडियस जो है वो 0 से बड़ी है और ए से छोटी है, कहीं आप इस पॉइंट पे लाए कर रहे हैं। क्लियर? ये था आपका केस 1। केस सेकंड में अब मैं ये वाली रेडियस ले रहा हूँ, मतलब अब मेरी जो रेडियस है वो ए से बड़ी है। ये जो रेड वाला पेन से जहाँ पे मैंने मार्क करा है, जो मेरी रेडियस है वो ए से तो बड़ी है पर बी से छोटी है। क्लियर? केस सेकंड। अब जो हमारी रेडियस है, रेडियस रो इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, ए से बड़ी है और बी से छोटी है, तो मैं कहीं इसी पॉइंट पे यहाँ पर लाई कर रहा हूँ। क्लियर? अगेन अगर मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाऊँ तो इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई। फिर से h जो इस पॉइंट पर है वो फाई डायरेक्शन में ही होगा, तो h फाई डायरेक्शन में हो कांस्टेंट, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा रो डी फाई इज इक्वल्स टू आई। अब यहाँ पर हम करंट डेंसिटी जो है हम ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपका जो ओवरऑल करंट है हमने इसको करंट अपॉन एरिया इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस करके सॉल्व करा था, यहाँ पर हम वैसा रिजॉल्व नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब जो है आपको पूरा का पूरा करंट पता है। कौन सा करंट पता है? मैंने बताया आई करंट जो है यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है। क्लियर? तो आपको पता है कि इसके अंदर जो करंट एनक्लोज्ड है वो तो आई तो है बस। इसके पहले कहीं बीच में निकाल रहे थे तो हमको नहीं पता था कि वहाँ से कितना करंट आ रहा है, पर अब हमको पता है कि इसके अंदर से पूरा का पूरा जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है दैट इज़ नथिंग बट आई। तो इसको हम सिर्फ आई ही लिखेंगे। तो एच फाई रो बाहर और डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई 0 से लेके 2 पाई इज इक्वल्स टू आई। क्लियर? एच फाई इंटू 2 पाई रो इज इक्वल्स टू आई। यहाँ से आप एच फाई निकाल सकते हैं, वो जाएगा आई अपॉन 2 पाई रो ए कैप फाई। क्लियर? केस थर्ड। अब हम केस थर्ड के बारे में बात करते हैं। केस थर्ड अगर अपन देखें तो आप कहीं इस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब मैं रेड वाला मार्क हटा देता हूँ। अब जो रेड वाला मार्क रहेगा वो अब इस पॉइंट पे लगेगा कि आप
b से बाहर हैं पर b प्लस टी से छोटी वैल्यू पर है, ग्रेटर देन b एंड लेस देन b प्लस टी, मतलब अब रेड वाला मार्क जो है वो यहाँ पर लगेगा। ये रहा अब आपका एक्चुअल में रो। क्लियर? अब जो रो की वैल्यू है, रो इज ग्रेटर देन b एंड लेस देन b प्लस टी। क्लियर? चलिए अब हम इसके लिए रिजॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ h डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड। h जो होगा वो फिर से यहाँ पर फाई डायरेक्शन में होगा, फिर से h का फाई कंपोनेंट मैंने बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वापस से हो जाएगा रो डी फाई इज इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड। अब वही प्रॉब्लम है, कहीं यहाँ बीच में है तो पूरा का पूरा करंट नहीं पता हमको। हाँ, ये ज़रूर पता है कि इतने पूरे में से करंट अंदर जा रहा है, पर ये करंट हमको नहीं पता। क्लियर? तो आई एनक्लोज्ड यहाँ पर होगा आई प्लस आई डैश। अब ये आई प्लस आई डैश क्यों? देखो, आप इस रेड वाले सर्कल में हो, इस रेड वाले सर्कल में ये इनर वाला कंडक्टर आ रहा है, इस इनर वाले कंडक्टर की वजह से करंट बाहर की तरफ निकलेगा और वो कंप्लीट करंट हमको पता है, तो पहला वाला आए तो हमने वो लिख दिया। क्लियर? अब ये जो पोर्शन है इतना सा जो शेडेड पोर्शन मैंने आपको बताया, इस पोर्शन की वजह से करंट अंदर की तरफ जाएगा, और कितना करंट जाएगा वो हमको पता नहीं है, इसलिए हमने उसको लिख दिया आई डैश। साइन की आप चिंता ना करें, बट ऑब्वियस अंदर जाएगा तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली वहाँ पर लग जाएगी। क्लियर? तो अगर मैं इस साइड रिजॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा एच फाई रो 2 पाई, क्लियर, इज इक्वल्स टू आई प्लस इस आई डैश को लिख दिया मैंने करंट डेंसिटी, ये हो जाएगा जे डॉट डी एस। क्लियर? अगेन एच फाई इंटू रो 2 पाई इज इक्वल्स टू आई प्लस करंट डेंसिटी हो जाएगी करंट अपॉन एरिया। तो आप ध्यान से देखें, जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं तो एक माइनस साइन तो लगी जाएगी, तो यहाँ पे ले रहा हूँ माइनस करंट अपॉन एरिया, तो करंट हो गया आई अपॉन एरिया, है ना। अब एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया ले लिया। क्लियर? यहाँ तक का पूरा एरिया ले लिया, और इतने एरिया में से मैं इतना एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। तो करंट अपॉन एरिया में मैं लिख रहा हूँ पाई इंटू बी प्लस टी का होल स्क्वायर। एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बी प्लस टी, पूरा का पूरा रेडियस ले लिया, माइनस इंटू पाई बी स्क्वायर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक b प्लस टी था, तो पाई इंटू बी प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, तो मुझे ये पूरा का पूरा जो शेडेड पोर्शन वाला एरिया है ये एरिया मुझे मिल जाएगा, है ना। और पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, अंदर बचेगा सिर्फ ds। और डिफरेंशियल सरफेस किस डायरेक्शन में है? अंदर की तरफ थी, है ना। डिफरेंशियल सरफेस मतलब करंट जो है, आप देखिए करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस साइन और ए कैप जेड, बाहर की तरफ थी तो प्लस ए कैप जेड, और क्योंकि बाहर वाले कंडक्टर से करंट अंदर जा रहा है इस वजह से माइनस साइन बाहर आ गई ए कैप जेड। क्लियर? ये वो माइनस साइन आ गई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम और आगे रिजॉल्व करते हैं। अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखेगा यहाँ पे कि डिफरेंशियल सरफेस इन ए कैप जेड डायरेक्शन। क्लियर? अब हो जाएगा एच फाई इंटू रो 2 पाई इज इक्वल्स टू आई माइनस आई अपॉन पाई इंटू बी प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल सरफेस ए कैप जेड डायरेक्शन में हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ रो डी फाई। क्लियर? डबल दो सरफेसेस है तो मैं दो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू, तो ये तो चलता ही रहेगा, आई माइनस आई अपॉन पाई इंटू बी प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रो का इंटीग्रेट करूँगा तो रो स्क्वायर बाई 2 और डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई,
तो ये हो जाएगा आपका रो स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 पाई। क्लियर? तो यहाँ पे आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और पाई से पाई हो जाएगा आपका कैंसिल। अगर मुझे इक्वल्स टू अगेन एच फाई रो 2 पाई, अगर मुझे यहाँ से एच फाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ से एच फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एच फाई इज इक्वल्स टू आई अपॉन 2 पाई रो, आई कॉमन ले लिया, इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन बी प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? और इसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी ए कैप फाई। आप चाहें तो और आगे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। केस फोर्थ, अब मैं इस पूरे, ये रेड वाला लाइन में हटा रहा हूँ, इस पूरे के बाहर मैं निकालना चाहता हूँ कहीं इस पॉइंट पर। क्लियर? यानी कि b प्लस टी के भी मैं बाद की बात कर रहा हूँ, ये b प्लस टी के भी बाद। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो आप फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, आई शुड यूज द ब्लैक पेन, इंटीग्रेशन ऑफ h डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई इनक्लोज्ड। अब इसके लिए अगर आई इनक्लोज निकालना है तो अंदर वाले कंडक्टर से करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो वो हो जाएगा आई, और बाहर वाले कंडक्टर से जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है तो हो जाएगा माइनस आई। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। तो आप इसके बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। थैंक यू।